नमस्कार, ये रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ पारिजात और मेरे साथ मेरी को एंकर है अंजू दुकानिया। आज मौसम मौसम की बात करते हैं। मौसम यानी सुनहरी यादों का मौसम, फिल्मी दुनिया का मौसम, हिंदुस्तानी हिंदी फिल्मों के सफर का खूबसूरत मौसम जिसे हम बैठकर याद करते हैं तो हमारे चेहरे पर मुस्कान अपने आप खिल जाती है। एक बहुत बड़ा शहंशाह, बादशाह का भी बाप, शहंशाह हिंदुस्तान में है जिसे सारी दुनिया जानती है एंग्री यंग मैन के नाम से। उनके 50 साल पिछले साल पूरे हो चुके हैं एंग्री यंग मैन के। तो उस सिलसिले में एक पोस्ट सोशल मीडिया पर आई, आप चाहेंगे कि हम उस पर आपसे कुछ बात करें। उसको लेकर आपके साथ हमारी कुछ गुफ्तगू इस मौसम में हो जाए। अंजू, कुछ कहना चाहेंगे आप? जी हाँ, अमिताभ बच्चन जिन्हें कौन नहीं जानता, सारी दुनिया जानती है। और उनके बारे में आज जो प्रस्तुति करने जा रहे हैं वो भी होगी धुआंधार धमाकेदार। तो शुरू करते हैं हमारे को एंकर के साथ। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये पुलिस स्टेशन तुम्हारे बाप का घर नहीं। ये याद होगा डायलॉग, ये किसने कहा था, किस फिल्म में कहा था? चलिए बढ़ते आगे। एग्री यंगमैन के 50 साल अवैध जुआ खानों और शराब के अड्डों को चलाने वाला शेर खान प्राण इंस्पेक्टर विजय यानी कि हमारे अमिताभ बच्चन साहब से मिलने पुलिस स्टेशन में आता है और बिना इजाजत के उसके केबिन में घुसकर उसके सामने रखी कुर्सी पर बैठने लगता है। तो विजय ने झटके से उठकर अपने पैरों से कुर्सी को दूर धकेल दिया और बड़ी तल्खी से कहा, जब तक बैठने के लिए नहीं कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। यही वो दृश्य है जहां से आइकॉनिक एंग्री यंग मैन का जन्म हिंदी सिनेमा के पर्दे पर होता है और आज 50 सालों के बाद भी हमारे सामूहिक चेतना में मौजूद है। ये दृश्य फिल्म जंजीर का, जिसके रिलीज के 50 साल 11 मई को पूरे हो गए हैं और इसके साथ ही एंग्री यंग मैन के जन्म के भी 50 साल बीत गए हैं। या इस बातचीत में इसी आइकॉनिक छवि यानी अमिताभ बच्चन की एंग्री यंग मैन वाली छवि के ऊपर एक संक्षिप्त चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ पर आज आपके सामने मौजूद हो गए हैं। क्योंकि शायद ही कोई ऐसा सिने प्रेमी है जिसने इस जंजीर फिल्म ना देखी हो या उसकी कहानी ना जानता हो। क्योंकि इस फिल्म की कहानी है कुछ ऐसी जो हम आपको अभी बताएंगे कि विजय यानी कि अमिताभ बच्चन जो कि दिवाली की रात को लुका छिपी खेल रहा होता है अपने माता पिता के साथ। और उसी वक्त एक व्यक्ति उनके घर में प्रवेश करता है और धुआंधार गोलियां चलाता है उनके ऊपर, और उनके माता पिता, उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन विजय उस वक्त बहुत छोटा रहता है और वो एक कोने से छुप कर सब कुछ देख रहा होता है। और वो उस व्यक्ति का चेहरा तो नहीं देख पाता जिसने उसके माता पिता की हत्या की, लेकिन होता ये है कि उसके हाथ में जो घोड़े के नाल का जो ब्रेसलेट होता है ना, वो विजय को दिख जाता है। और ये बात उसके दिमाग में बैठ जाती है। हालांकि उसके माता पिता के गुजर जाने के बाद उसका लालन पालन भी एक पुलिस इंस्पेक्टर के घर में होता है, जिसका नाम है इफ्तिकार। इफ्तिकार को आप सब जानते हैं, बहुत अच्छे एक्टर थे वो। तो उनके घर में उसका लालन पालन होता है, जो एक पुलिस अधिकारी है, और बाद में इंस्पेक्टर बनते हैं अमिताभ बच्चन, यानी कि विजय बनता है, एंग्री यंग मैन इंस्पेक्टर बनता है। और उसके बाद उस, होता ये है कि उसके जीवन में ये जो घटना घटती है, इसलिए उसे रात में कभी कभी सपने आते हैं भयानक, कि एक नकाबपोश जो है घोड़े पर सवार होकर उसकी तरफ दौड़ा चला रहा है, ठक 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 ठक। और उस उसकी तरफ बढ़े चले आ रहा है, उसके हाथ में जो है घोड़े की नाल वाला ब्रेसलेट, और बस उसकी आंख खुल जाती है। ये सपना जो उसे अक्सर परेशान करता था। लेकिन वो होता है बिल्कुल एंग्री यंग मैन और अपराधियों से नफरत करने वाला। इसलिए उसकी जहां भी पोस्टिंग होती है वहां पे सारे अपराधियों का सफाया हो जाता है। और लेकिन व्यवस्था के अंदर जो है अपराधियों का पूरा हस्तक्षेप होता है, इसलिए उसका हर जगह से तबादला हो जाता है और वो पहुंच जाता है कहीं और अपराधियों का सफाया करने के लिए। इसी क्रम में इंस्पेक्टर विजय की 12वीं पोस्टिंग होती है जहां उसका सामना वहां के जुआ घरों के मालिक और खान यानी कि आप समझ गए प्राण से होता है। दोनों में एक झड़प होती है जिसमें कि शेर खान विजय की बहादुरी का कायल हो जाता है और उसे दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। विजय ने दोस्ती के लिए शर्त रखी कि वो अपने सभी जुओं के अड्डों को बंद करके ईमानदारी की जिंदगी जिएगा। शेर खान इस बात को
मान लेता है और फिर दोनों दोस्त बन जाते हैं। याद है वो गाना, यारी है ईमान मेरा यार मेरी। यस। बिल्कुल इसी बीच पूरे शराबी की सूचनाओं के आधार पर विजय तस्करी का सामान ले जाते हुए एक के बाद एक कई ट्रकों को पकड़ लेता है। बाद में जांच के क्रम में विजय को पता चलता है कि इन ट्रकों का मालिक और अवैध तस्करी का करता धरता तेजा तेजा नाम का एक बदमाश माफिया होता है, जो कि आप समझ गए अजीत होता है, अजीत। जी। जो कि मोना। प्रकट रूप में शहर का, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लायन के नाम से सारा शहर इसको जानता है, किसी और फिल्म में, जी। किसी और फिल्म में अवैध तस्करी करने वाला ये तेजा प्रकट रूप में शहर का एक सम्मानित व्यवसायी है। तेजा अपने आप को बचाने के लिए एक व्यक्ति की हत्या करवा देता है, जिसे सड़क के किनारे चक्कू तेज करने वाली लड़की माला यानी कि जया भादुड़ी देख लेती है। गुंडे उसे मुंह न खोलने की धमकी देते हैं और पूछताछ के क्रम में पहले तो वो मना करती है, पर बाद में जब विजय द्वारा हकीकत से रूबरू कराए जाने पर वो मान जाती है। अब गुंडे उसकी जान के पीछे पड़ जाते हैं, तो विजय उसे अपने घर में ले जाता है। हम्म। यहीं पर दोनों एक दूसरे को प्यार करने लग जाते हैं। इसी बीच तेजा विजय की कार्रवाइयों से परेशान होकर उसे रिश्वत के झूठे मामले में फंसा देता है। विजय को 6 महीने की जेल हो जाती है। विजय जेल से निकलने के बाद तेजा से बदला लेना चाहता है, पर माला उसको डरती है। माला को उससे प्यार हो गया, तो उसकी जान जाने के डर से उससे वायदा ले लेती है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे कि उसकी जान पर कोई खतरा आए। विजय हालांकि बदले की आग में जल रहा है, लेकिन उसके अंदर प्यार की आग भी, मतलब प्यार का दीपक भी जलने लगा है, इसलिए माला की बात मान लेता है और माला के प्यार के आगे विवश होकर उसको हाँ कर देता है, वादा कर देता है। इसी बीच तेजा के आदमी विजय पर जानलेवा हमला करते हैं। मौके पर शेर खान पहुंच जाता है। यारी है ईमान मेरा यार मेरी यार मेरी जिंदगी, जिंदगी। जान बचा लेता है। जान पर खेलकर विजय की जान शेर खान बचा लेता है। अब माला ने विजय को अपनी शर्त से मुक्त कर दिया और फिर विजय और शेर खान दिवाली की रात तेजा पर हमला कर देते हैं। अंत में तेजा के हाथों से लटके ब्रेसलेट को देखकर विजय को पता चल जाता है कि यही वो शख्स है जिसने उसके माता पिता की हत्या की थी। यानी कि वो रात, जो बचपन की रात वो कभी नहीं भूल पाया आज तक, वो आज फिर से उसके सामने पिक्चर की तरह बिखरती चली गई। अब सामने था तेजा और इस तरफ था विजय। दिवाली की रात विजय उसे मारकर, यानी आज की रात दिवाली की रात ही होती है, यानी कि वही रात जो उस रात थी जिस रात उसकी माता पिता की हत्या तेजा ने की थी। आज उसी दिवाली की रात को तेजा को मारकर विजय अपने माता पिता की हत्या का बदला बदला। ले लेता है। यानी खून का बदला खून, यानी बुराई का बदला बुराई, यानी कि बुराई पर बुराई की जीत होती है। तो देखा जाए तो फिल्म की कहानी में कोई नयापन तो है नहीं। इस थीम को लेकर तो ढेर सारी फिल्में बन चुकी है, लेकिन नया इसमें क्या था, ऐसा क्या खास था जो जिसने जंजीर फिल्म को हिट, सुपर डुपर हिट बनाया था। इस फिल्म में नया था उसका ट्रीटमेंट, उसके संवाद, और हिंदी फिल्मी दुनिया के लिए एक बिल्कुल नया किरदार था। एंग्री यंग मैन का किरदार जो जंजीर में अमिताभ बच्चन ने निभाया था। और इस आइकॉनिक छवि एंग्री यंग मैन के चलते जो हिंदी फिल्मों के पर्दे पर पहली बार इस फिल्म में दिखी, तो देखते देखते अगले 2-3 दशकों तक क्या हुआ, इस छवि ने अपना प्रभाव जमा लिया और फिल्मों की दिशा ही बदल डाली। जंजीर फिल्म उस दौर में बनी जब आजादी के पैदा हुए आशावाद से लोगों का मोह भंग हो चुका था। देश में भ्रष्टाचार, बेईमानी, मिलावट, गुंडागर्दी और गुंडों और नेताओं की मिली भगत, इससे काफी आक्रोशित हो गए थे लोग। तो ऐसे में आक्रोशित विजय द्वारा कानून अपने हाथों में लेकर गुंडों से निपटने में लोगों ने अपने भीतर ही उस आक्रोश की अभिव्यक्ति देखी, तो उन्हें बहुत आराम मिला उनके दिल को। कहा जाता है कि जब 11 मई को 1973 में जब ये फिल्म 1973 में जब ये रिलीज हुई कोलकाता में, तो इस फिल्म का प्रीमियर था और शुरू होने वाला था। जब ये प्रीमियर, तो फिल्म शुरू होने से पहले कलाकारों के परिचय के क्रम में फिल्म के हीरो अमिताभ बच्चन, जिनकी नायक के रूप में इस फिल्म में भूमिका थी, जिनकी पहले ही 9 फिल्में इसके पहले फ्लॉप हो चुकी थी, तो वो एक फ्लॉप एक्टर के रूप में जाने जा रहे थे, तो दर्शकों के सामने लाया गया, पर दर्शकों ने उसे देखकर कोई भी उत्साह नहीं दिखाया और मांग करने लग गए कि फिल्म के असली हीरो प्राण को लाया जाए। किसी तरह प्राण को स्टेज पर लाया गया। फिर प्राण के आने के बाद जो है पब्लिक यानी कि दर्शक बिल्कुल शांत हो गए और फिल्म का प्रदर्शन शुरू हुआ।
लेकिन जब फिल्म समाप्त हुई तो फिल्म समाप्त होने के बाद भी अशांति फैल गई। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि फिल्म देखने के बाद लोगों की अमिताभ बच्चन के प्रति जो भावना है, जो छवि है, बिल्कुल चेंज हो चुकी थी, बिल्कुल बदल चुकी थी। अब वो बिल्कुल लालायित हो रहे थे अमिताभ बच्चन की एक झलक देखने के लिए, जिसे उन्होंने पहले तवज्जो ही नहीं दी थी। लोग पागल हो रहे थे। प्रीमियर के बाद लोगों पर अमिताभ बच्चन का जादू कुछ इस तरह चढ़ा कि लाठी चार्ज की नौबत आ गई और फिल्म जबरदस्त हिट रही। लोगों को उनकी एंग्री यंग मैली वाली भूमिका जो है वो बेहद पसंद आई। और और इसी फिल्म के साथ पैदा हुआ एक नया सुपरस्टार, एक नए सुपरस्टार का जन्म हुआ। आइकॉनिक एंग्री यंग मैन की छवि अमिताभ बच्चन की छवि के साथ ढलकर निखर कर हिंदुस्तानी सिनेमा के दर्शकों के सामने आ गई। फिर तो एंग्री यंग मैन अपने अगले 20 सालों तक लोगों के दिलों में राज करता रहा। एक के बाद एक मजबूर, अदालत, हेरा फेरी, दीवार, ईमान धर्म, खून पसीना, परवरिश, त्रिशूल, काला पत्थर, गंगा की सौगंध, डॉन 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 डॉन, शक्ति, अरे शहंशाह, दीवानो मुझे है पहचानो। आजाद। जी, अरे दीवानो मुझे पहचानो, मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉन। देखो डॉन। 7 मुल्कों की पुलिस जिस डॉन को ढूंढ रही थी, वो फिल्म सुपर हिट हुई थी और उसका रीमेक भी बना जो शाहरुख खान ने किया। खैर, जी। हम बता रहे वो फिल्में जो 30 साल तक लोगों के जहन पर नहीं, दिलो दिमाग पर नहीं, उनकी जिंदगी पर छाई रही। हिंदुस्तान के दर्शक एक ही सुपरस्टार के दीवाने थे और उसका नाम था अमिताभ बच्चन। डॉन के बाद शक्ति, फिर शहंशाह, फिर मैं आजाद हूँ, फिर हम, अग्निपथ, अकेला इत्यादि फिल्मों में किसी न किसी रूप में पर्दे पर अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन बनकर आते रहे और दर्शकों के दिलो दिमाग पर छाते रहे। दर्शक उसके समाज और व्यवस्था के विरुद्ध आक्रोश को बहुत पसंद करते थे। उन्हें लगता था उनका दर्द हल्का हो गया। उनके लिए, दर्शकों के लिए उन्हें लगता था उनके एंग्री यंग मैन ने व्यवस्था से बदला ले लिया और अपने खिलाफ हुए अन्याय के प्रतिकार में, अपने आक्रोश और अन्याय के प्रतिकार की बदलती आकांक्षा को पूरा होते देखते थे वो अमिताभ बच्चन की फिल्मों में। और फिर वो जी भरकर तालियां बजाया करते थे। हालांकि सलीम जावेद ने स्वीकार किया कि जब उन्होंने विजय के किरदार को गढ़ा तो उन्हें नहीं पता था कि वे आइकॉनिक एंग्री यंग मैन की छवि को गढ़ने जा रहे हैं जो एक इतिहास लिखने वाला है। पर शायद अन्य युवाओं की तरह उनके भीतर भी एक आक्रोश था, जिसने शायद अवचेतन रूप में विजय के रूप में एक किरदार बनाकर सामने रख दिया। फिल्म के निर्माता प्रकाश मेहरा का भी यही कहना था कि लेखक द्वय ने एंग्री यंग मैन शब्द का प्रयोग इस किरदार के लिए नहीं किया, बल्कि फिल्म के रिलीज होने के बाद समीक्षकों ने इस शब्द का प्रयोग किया और विजय के किरदार में जान डाल दी। पहली बार शायद इसका कारण था कि समीक्षकों की साहित्यिक पृष्ठभूमि जो भी थी, अब वो बदल गई, क्योंकि एक ऐसा नायक जनता के बीच से उभर कर आया जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता था, बदला लेता था और लड़ाई लड़ता था। 50 के दशक में इस शब्द का प्रयोग पहली बार साहित्य के एक धारा के लिए किया गया। एंग्री यंग मैन, एंग्री यंग मैन शब्द का पहली बार प्रयोग ब्रिटिश नाटककार जॉन ओसबोर्न के प्रसिद्ध नाटक लुक बैक इन एंगर 1956 में आई थी। हॉलीवुड की फिल्म लुक बैक इन एंगर, इसमें नायक के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया था। एंग्री यंग मैन फिल्म थी जॉन ऑसबॉर्न की, 1956 में रिलीज हुई थी। हॉलीवुड की फिल्म नाटक का नायक वर्तमान समाज, खास करके उच्च वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग, खोखले होते जा रहे मूल्यों और पाखंड से आक्रोशित है। नाटक के प्रदर्शित होने के बाद रॉयल थिएटर के प्रेस एजेंट ने इसी शब्द का प्रयोग 26 साल के युवा नाटककार जॉन ऑसबर्न के लिए किया। बाद में यही शब्द उन सब लेखकों के लिए भी प्रयोग किया जाने लगा जो वर्ग विभेदों की बात करते थे, यानी कि वर्गवाद की जो बात कम्युनिज्म करता था, गरीब और अमीर की, तो उस बात से जुड़ करके लोगों के अंदर की एक दबी छुपी भावना, एक परेशानी, कमतरी का जो एहसास था, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स थी, उसको कैश किया गया। वर्ग विभेद की बात सामने रख करके उच्च या उच्च मध्यम वर्ग के खोखले मूल्य, हिपोक्रेसी के बरक्स निम्न वर्गीय जीवन के तौर तरीकों पर गर्व किया जाता था उस समय, जब सर लॉरेंस ओलिवर ने ऑसबर्न के दूसरे नाटक द एंटरटेनर 1957 में आई थी फिल्म,
द एंटरटेनर इसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी सर लॉरेंस ने। तो एंग्री यंग मैन को दशक की प्रमुख साहित्यिक शक्ति के रूप में जनता ने स्वीकार किया था हॉलीवुड में। इस साहित्यिक धारा के उपन्यासों और नाटकों में आमतौर पर एक जड़ विहीन निम्न मध्यम वर्गीय या कामकाजी वर्ग का पुरुष नायक हुआ करता था, जो समाज को तिरस्कारपूर्ण हास्य के साथ देखता था और व्यवस्था के साथ संघर्ष करता था। पर संयुक्त राज्य अमेरिका में बीट आंदोलन की तरह 1960 के दशक की शुरुआत में एंग्री यंग मैन आंदोलन भी अपनी छाप छोड़कर समाप्त हो गया। उसकी छाप कम से कम उन समीक्षकों के मन में कायम थी जिन्होंने जंजीर देखने के बाद आक्रोशित विजय को एंग्री यंग मैन की उपाधि दे डाली। साहित्य की तरह सिनेमा में भी 50 के ही दशक में हॉलीवुड में जेम्स डीन ने रेबेल विदाउट कॉज में पहली बार पर्दे पर एक आक्रोशित एंग्री यंग मैन आक्रोशित युवा को दिखाया। 60 के दशक में आप लोगों को याद होगा मर्लन ब्रांडो, गजब का एक्टर जो बना था गॉड फादर, अगर आपको याद हो मारियो पुजो का नॉवेल गॉड फादर का जी जो गॉड फादर था मर्लन ब्रांडो एक जमाने का सुपरस्टार हॉलीवुड का। 60 के दशक में मर्लन ब्रांडो ने द वाइल्ड वन और ऑन दी वाटर फ्रंट में व्यवस्था से हिंसात्मक रूप से लड़ने वाले एक आक्रोशित युवा के रूप में अभिनय किया था, एक किरदार निभाया था। हिंदी फिल्मों में भी इनकी झलक 1957 में रिलीज हुई फिल्म मदर इंडिया में दिखाई दी, बिरजू के किरदार में। याद है आपको बिरजू कौन था? जी सुनील दत्त। सुनील जी दत्त। बिल्कुल, आपको याद है तो बिल्कुल सही याद है। जावेद बिरजू के किरदार से बेहद प्रभावित थे। आप किस जावेद की हम बात करें? सलीम जावेद जो लेखक थे जंजीर जी फिल्म के, जिन्होंने ज्यादातर अमिताभ बच्चन की फिल्में लिखी है। तो जावेद साहब बिरजू के किरदार से बेहद प्रभावित थे। इसी बीच हिंदी फिल्मों में शुरुआती आशावाद का स्थान पलायनवादी रोमांटिक फिल्मों ने ले लिया। एकदम से धारा बदली और रोमांटिक फिल्में आने लगी, जिसकी चरम परिणति राजेश खन्ना के लवर बॉय की इमेज से हुई, जिसको पहला हिंदुस्तानी सुपरस्टार कहा गया, अगर आपको याद हो। पर एक के बाद एक 15 हिट फिल्मों के बाद राजेश खन्ना की फार्मूला बद्ध रोमांस से भरपूर फिल्में लोगों को जमीनी हकीकत से हटकर नजर आने लगी, तो लोग उससे प्रभावित नहीं होने लगे और थोड़ा सा उबने लगे। उसके बाद सुपरस्टार राजेश खन्ना का भी जमाना चला गया। तो जो राजेश खन्ना का जमाना था उस समय उन्होंने बहुत सारी हिट फिल्में तो अवश्य दी थी, लेकिन बाद में उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप हुई, जिसमें है जोरू का गुलाम, मेरे जीवन साथी, मालिक, दिल दिल और दौलत दुनिया। इस तरह की कुछ फिल्में थी जो कि सुपर फ्लॉप हो गई। इसी बीच देश में भी जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में छात्रों का आंदोलन शुरू हो गया। इसी दशक की शुरुआत में बंगाल के नक्सल आंदोलन के रूप में व्यवस्था के प्रति छात्रों का आक्रोश उभरा। तब क्या हुआ, इस पृष्ठभूमि में विजय के रूप में एंग्री यंग मैन का पर्दे पर आकर दर्शकों के दिल में छा जाना कोई संयोग नहीं था ये, क्योंकि आज या नहीं तो कल इस तरह की कोई फिल्म तो आती ही, इस तरह का कोई किरदार उसमें अवश्य ही आता, क्योंकि ये समय की मांग थी, ये तो पहले से ही तय था। हाँ, तो अमिताभ ने अपने अभिनय से उस युवा द्वारा प्रकट किए गए आक्रोश और हिंसात्मक बदले को विश्वसनीयता दी और आगे भी अपने अनेक फिल्मों में उस किरदार को अपने अभिनय से सन्मुख किया। पर विजय के इस कथित एक हरे आक्रोशिक किरदार के चलते कई अन्य बहुत जो प्रतिष्ठित जो अभिनेता थे, देवानंद, उस दौर के देवानंद, राजकुमार, धर्मेंद्र, दिलीप कुमार, इन्होंने सभी ने जंजीर फिल्म में काम करने से, आपको बता दूं कि इनकार कर दिया था, क्योंकि उनके द्वारा इनकार करने के बाद ही अमिताभ का चयन हुआ था इस फिल्म के लिए। लेकिन वो 9 फिल्मों के फ्लॉप स्टार थे उस वक्त, इसलिए उनको प्रकाश मेहरा अपनी फिल्मों में लेना नहीं चाहते थे उस वक्त। लेकिन ये फिल्म उनके ही हिस्से में आनी थी। हुआ यूं कि जो प्राण है फिल्म के, जो सह अभिनेता रहे हैं जंजीर के, उनका जो बेटा है वो मद्रास में रहता था अमिताभ बच्चन के छोटे भाई अजिताभ के साथ, और अजिताभ के बार बार कहने पर वे उसके साथ बॉम्बे टू गोवा फिल्म देखने गए। आपको याद होगी वो फिल्म, देखा ना हाय रे सोचा ना, रख दी हथेली पे जानी। ये फिल्म का गीत बहुत हिट हुआ था। इसकी जो हीरोइन थी वो थी जबरदस्त, अरुणा ईरानी। जबरदस्त। जी। बिल्कुल बिल्कुल, जी इस जी। फिल्म में एक सिग्नेचर स्टेप भी अमिताभ बच्चन ने किया था जो कि काफी मशहूर हुआ था, बहुत लोकप्रिय हुआ था। तो ये फिल्म देखकर प्राण के बेटे को बहुत मजा आ गया और वो बहुत प्रभावित हुए अमिताभ बच्चन के अभिनय से। उन्होंने अपने पिता प्राण को अमिताभ बच्चन के लिए कहा। तब प्राण ने प्रकाश मेहरा से बात की और
उसके बारे में बहुत कुछ बताया कि बहुत अच्छा अभिनय करते हैं, तब वो कन्विंस हुए प्रकाश मेहरा, और इस प्रकार अमिताभ बच्चन को इतने दिग्गज अभिनेताओं द्वारा इस रोल को ठुकराने के बाद ये फिल्म अमिताभ बच्चन को मिली। और अमिताभ बच्चन को 60,000 रुपए में, उस जमाने में बहुत होते थे 60,000 रुपए, तो 60,000 रुपए में फिल्म जंजीर के लिए उनको साइन कर लिया गया। ओवर टू यू। जी हाँ, और इस तरह से मिल गई अमिताभ बच्चन को यह फिल्म प्रकाश मेहरा की, जिसने उन्हें एक फ्लॉप स्टार से सुपरस्टार में तब्दील कर डाला। अमिताभ द्वारा विजय के किरदार को विश्वसनीयता के पर्दे पर साकार करने से सलीम जावेद इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें ध्यान में रखकर, यानी अमिताभ बच्चन को अपने नजर में रखकर ही इस तरह के किरदार गढ़ने शुरू कर दिए। यानी कि उन्होंने अमिताभ बच्चन को देख करके अपनी फिल्में लिखी, फिल्मों को देखकर अमिताभ बच्चन को कास्ट नहीं किया। आप समझ लीजिए कि उनका कद फिल्मी कद से भी बड़ा था, अमिताभ बच्चन का जो कद था। जी हाँ, यश चोपड़ा ने दीवार के लिए सबके सुपरस्टार और उसके बैनर तले बनने वाली पहली फिल्म दाग के नायक राजेश खन्ना को साइन किया था। पर जब सलीम जावेद ने विजय का किरदार करना शुरू किया तो उनकी निगाहों के सामने अमिताभ बच्चन थे, और उन्होंने अपने तर्कों से यश चोपड़ा को लाजवाब कर दिया, इस बात के लिए राजी कर लिया कि इस किरदार को अगर कोई करेगा तो सिर्फ और सिर्फ अमिताभ बच्चन ही करेंगे, क्योंकि पर्दे पर इस भाव को अमिताभ ही साकार कर पाएंगे। फिर क्या हुआ? दीवार रिलीज हुई। दीवार का विजय अपराधियों के प्रति गुस्से से भरा हुआ नहीं है, बल्कि समाज के प्रति गुस्से से भरा हुआ है। आज खुश तो बहुत हो गए तुम, याद है वो डायलॉग आपको? उसके मन में जी। समाज के प्रति गुस्सा था, भगवान के प्रति गुस्सा था, उसे लगता था मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो एक आम आदमी का सहज आक्रोश उसमें नजर आया, उस अंदाज में, उस चेहरे पर, और उस व्यक्तित्व में जो निभाया अमिताभ बच्चन ने एंग्री यंग मैन का किरदार। बचपन से उसके हाथ में मेरा बाप चोर है, किसने लिख दिया था और क्यों लिख दिया था? जिंदगी भर का दर्द उसकी सामने लिख कर धर दिया था। बल्कि इसी गुस्से ने उसे बड़े होने पर अपराध की राह पर धकेल भी दिया। उसे समाज के आदर्शवादी मूल्य से चिढ़ हो गई। वो अपने छोटे भाई, जो कि उन मूल्यों का पालन करता है, उससे कहता है, समझ गए छोटा भाई कौन? शशि कपूर। यस। क्या कहता है? अगर आपने फिल्म देखी होगी तो आप भूल नहीं पाएंगे। उफ, तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श किस काम के हैं? तुम्हारे उसूल, तुम्हारे सारे उसूलों को कूद कर एक वक्त की रोटी नहीं बनाई जा सकती। तभी जिन आदर्शों के लिए तुम अपनी जिंदगी पर खेलने के लिए तैयार हो, क्या ही आदर्शों ने तुमको। एक बार 500 की पुलिस की नौकरी, एक किराए का क्वार्टर, एक ड्यूटी की जीप, दो जोड़ी खाकी वर्दी। देखो, देखो, ये वही मैं हूँ और ये वही तुम हो। इन दोनों के साथ इस फुटपाथ से उठे हुए हम दोनों आज कहाँ पहुंच गए? आज तुम कहाँ रह गए और मैं कहाँ पहुंच गया? आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? पर कहीं ना कहीं उसके मन में इन मूल्यों के लिए सम्मान भी है। वो नजर आया, कभी उसने बात की, उसने समझाने की कोशिश की, मान नहीं लिया कि वो जो सोचता है वही सच है। क्योंकि उसकी माँ को इन मूल्यों में आस्था है, जो छोटे भाई की जिंदगी में चरितार्थ हो रहे हैं। वो मूल्य संस्कार बनकर नजर आ रहे हैं, उसकी बातों से सामने आ रहे हैं। और इसी के चलते फिल्म के अंत में विजय अपराध का रास्ता छोड़ने के लिए राजी हो जाता है, बड़ी मेहरबानी करता है। मतलब मजा आ गया देख करके, वाह! इसीलिए फिल्म अच्छी लगी, क्योंकि हर आस्था के लोग, हर मूल्यों के मानने वाले लोगों को कहीं ना कहीं इसमें एक सुकून मिला, एक सुकून की सांस मिली। फिल्म त्रिशूल की बात करते हैं। फिल्म त्रिशूल में विजय अपने, देखिए, कमाल की बात है, विजय नाम भी अमिताभ बच्चन के साथ ही जुड़ गया था, क्योंकि लिखने वाले भी तो वही थे जो अमिताभ के भी दीवाने थे, और उस किरदार के जो अमिताभ बच्चन जिंदा कर देते थे सिल्वर स्क्रीन पर। त्रिशूल फिल्म में यही हुआ। त्रिशूल में विजय अपने पिता के खिलाफ गुस्से से भरा हुआ है, क्योंकि उसके पिता ने पैसे के लिए एक धनी औरत के लिए उसकी गरीब माँ को छोड़ दिया था। यश चोपड़ा की एक दूसरी फिल्म काला पत्थर देखिए, उसमें वो अपनी एक गलती के चलते अपने माता पिता, अपने विगत जीवन के प्रति गुस्से से भरा हुआ है, और एक मजदूर के रूप में काम करके अपने बीते हुए अतीत को मिटा डालना था। पर इसी गुस्से ने सही राह पाकर उसे कोयले के खान के मालिक के अन्याय के खिलाफ लड़ने की ताकत दी। इसी बीच दूसरे निर्माता और निर्देशकों ने भी अमिताभ की इस इमेज का फायदा उठाने के लिए इस तरह के किरदार गढ़ने शुरू कर दिए। मुकद्दर का सिकंदर आई,
याद होगा, कैसे भूल सकते हैं, कैसे भूल सकते हैं इस फिल्म को। इसके गाने जबरदस्त थे। इसमें अमिताभ बच्चन के चेहरे के भाव अगर आपने नहीं देखे हो तो जरूर देख डालिए। यह फिल्म कमाल है, कमाल है। लगेगा नहीं कि ये कोई एक्टिंग हो रही है, लगेगा कि एक इंसान जिंदा है और उसके ऊपर कैमरा है। मुकद्दर का सिकंदर में सिकंदर बचपन में चोरी के झूठे आरोप लगने से आक्रोशित हो जाता है। कालिया देखिए, कालिया में अपने बड़े भाई के साथ हुए अन्याय का प्रतिकार करने के लिए भोला भाला कल्लू कालिया में बदल जाता है। फिल्म नास्तिक देखिए, नास्तिक में शंकर अपने परिवार के साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए कानून खुद अपने हाथों में ले लेता है। इस तरह के एक से बढ़कर एक कई फिल्में सामने आई 70 और 80 के दशक में, जिसमें से 20 तो सुपरहिट हुई। इसमें अमिताभ एक वृद्ध युवा के रूप में पर्दे पर नजर आए। इस तरह हिंदी फिल्मों में उनकी छवि एंग्री यंग मैन की बन गई। जब वो फिल्मों में आते थे, फिल्म शुरू हो जाती थी, जिस समय उनकी एंट्री होती थी, दर्शक सीटियां बजाते थे, तालियां बजाते थे, और शुरुआत कैमरे की उनके जूतों से होती थी। और फिर कैमरा ऊपर जाता था, फिर अमिताभ बच्चन का चेहरा कॉन्फिडेंस से भरा हुआ, जबरदस्त रूमानी अंदाज भी उसमें, और एक गुस्सा भी। ओवर टू यू अंजू। जी, तो देखा जाए तो एंग्री यंग मैन और उसके द्वारा अकेले ही व्यवस्था और गुंडों अपराधियों से निपटना एक किस्म का पलायनवाद था, जिससे व्यवस्था को वास्तविक रूप से कोई डर नहीं था, क्योंकि अकेले कोई भी कितना भी ताकतवर हो, वो व्यवस्था को तो नहीं बदल सकता है। ये तो मानी हुई बिल्कुल बात है। तो व्यवस्था बिल्कुल। बदलती है सामूहिक प्रतिरोध से, जिसे इस तरह की फिल्मों में कोई स्थान ही नहीं दिया गया। आप देखिएगा ये पूरी फिल्म तो आपको समझ आएगी ये बात। बल्कि अक्सर सामूहिक प्रतिरोध के प्रतिनिधियों को इस फिल्मों में या तो भ्रष्ट दिखाया जाता है या फिर गुंडों के हाथों मरते हुए दिखाया गया है। पर जो भी हो, कोई 2-3 दशकों तक ये किरदार हिंदी फिल्मों की दुनिया पर नहीं निभा सका, और ये करके दिखाया सुपर डुपर स्टार अमिताभ बच्चन ने, जो कि 2-3 दशकों तक हिंदी फिल्मों पर छाए रहे। ओवर टू यू। अमिताभ बच्चन ने शुरुआत की एंग्री यंग में, लेकिन अमिताभ के बाद ही लोगों के दिलो दिमाग में ये जादू, या अल्फाज एंग्री यंग मैन का गुस्सा छाया रहा। और उसके बाद अमिताभ के बाद अनिल कपूर आए, जैकी श्रॉफ आए, संजय दत्त आए, सनी देओल आए। इन सभी कलाकारों ने अपने अपने अंदाज में कई फिल्मों में एंग्री यंग मैन की भूमिका की, पर्दे पर साकार किया, और फिल्म सुपर डुपर हिट होती रही। यानी कि अमिताभ बच्चन ने जिस विरासत को जन्म दिया, वो विरासत आगे बढ़ती रही, और दर्शकों ने उसे बहुत मोहब्बत के साथ अपने गले से लगा। हालांकि फिल्में पिछली 40-50 सालों में भारत की सामाजिक और आर्थिक स्थिति बदली है, पर कुछ चीजें हैं जो नहीं बदली। वो है भारत की व्यवस्था, अपराधियों का गठजोड़, भ्रष्टाचार, और भी बहुत कुछ। हालांकि मोदी सरकार के आने के बाद भ्रष्टाचार, गठजोड़ और व्यवस्था में सब में कमी आई है, सब में सुधार हुआ है, और अब देश की दिशा बेहतर हो रही है। पर 90 के दशक की बात करें, तब नव उदारीकरण और वैश्वीकरण के आने के बाद से हिंदी फिल्मों का चरित्र भी काफी बदल गया। अब धनाढ्य लोगों को केंद्र में रखकर जमीनी हकीकत से परे हट करके फिल्में बनाने, यानी कि रोमांटिक फिल्में बनाने का दौर एक बार फिर से चर्चा में आ गया। यानी कि लोगों ने उस तरह की फिल्में बनानी शुरू की, दर्शकों ने देखनी शुरू की, और फिर वो फिल्मों का एक लंबा अंतराल, यानी कि एक लंबा सिलसिला चला। दूसरी ओर बढ़ती बेरोजगारी और आर्थिक असमानता के कारण लोगों में, खासकर से युवाओं में, असंतोष भी बढ़ा, पैरेलल समानांतर रूप से। ऐसे में एंग्री यंग मैन की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। आज भी मैं अगर कोई फिल्म लिखूं, अंजू किसी फिल्म को डायरेक्शन दे, तो अगर उसमें ऐसा कोई किरदार हो जो एग्री यंग मैन की भूमिका का ईमानदारी के साथ निर्वाह कर सके, तो मुझे यकीन है आज भी हिंदुस्तान के दर्शक या कोई भी ऐसा देश जो कि समस्याओं से जूझ रहा हो, जहां का नौजवान बेरोजगारी और समाज के अलग अलग मूल्यों के साथ संघर्ष कर रहा हो, उस फिल्म को बहुत पसंद करेगा, और फिर से ये किरदार हिट हो जाएगा। इसलिए कहा जाए तो अमिताभ बच्चन हिंदी फिल्मों में एग्री यंग मैन बनकर अमर हो गए। अमर का रोल उन्होंने निभाया था। अमर अकबर एंथोनी में, नहीं 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 नहीं, नहीं एंथोनी बने थे। माय नेम इज एंथोनी गॉडफ्रे, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अमर वो थे और आज भी है और आगे भी रहेंगे हिंदी सिनेमा में। जी। जी, कुछ कहना चाहेंगे आप फाइनल क्या करके बात इस हमारे इस मौसम के सेशन का समाहार कर सकती है जी। जी,
तो अमिताभ बच्चन के बारे में हमें आपने जो भी बताया है ये भी बहुत कम है। इसके ऊपर हम अगली बार फिर से आपके साथ चर्चा करेंगे। लेकिन अभी लेंगे आपसे विदा। लेकिन जाने से पहले सर से एक गाना सुनेंगे और इसी गाने के साथ हमारे इस कार्यक्रम का हम समाहार कर देंगे, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। समय बचा है 3 मिनट। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे जमी पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। वाह! बहुत इस खूबसूरत गीत के साथ सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इस खूबसूरत गीत के साथ हम करते हैं आज के मौसम कार्यक्रम का यही समाहार, क्योंकि हमें मिलते रहना है बार-बार। फिर मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।